नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे अकादमिक कार्य योजना दिशा निर्देश 26-27 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो शिक्षण सत्र हैं 26-27 का, इसको लेकर पूरी कार्य योजना क्या है, जिसमें आपको कक्षा 1 से 5 में पढ़ाई करवाना हो या कक्षा 1-2 में FLN कार्यक्रम का आयोजन करना हो, प्रकर कार्यक्रम का आयोजन करना हो, ORF का आयोजन करना हो या CB एग्ज़ाम लेना हो या जितने भी परीक्षाएँ होती हैं उनका आयोजन करना हो, कब होगा, क्या क्या उनमें सिलेबस रहेगा, साथ ही आपको किस प्रकार जो है बच्चों के साथ कार्य करना है, किस प्रकार उनका उपयोग करना है, साथ ही यहाँ पर जो स्कूल के शिक्षक हैं, संस्था प्रधान है, PO SO है, इनके क्या दायित्व हैं, पूरी कार्य योजना क्या है अकादमिक में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा अकादमिक कार्य योजना दिशा निर्देश 26-27 जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो सत्र 26-27 है, इसमें अकादमिक कार्य योजना क्या रहेगी, इसको लेकर पूरी जानकारी इसमें दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो भूमिका की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर भूमिका बताई गई है। इसके बाद देखिए बात करते हैं उद्देश्यों की। तो देखिए, यहाँ पर उद्देश्य भी बताए गए हैं कि जो उद्देश्य हैं वो क्या हैं। इसके बाद देखिए, शैक्षिक सत्र 26-27 हेतु निपुण के लक्ष्य, यानी कि जो कक्षा 1-2 हैं जिसमें आयु वर्ग 6 से 7 वर्ष का है और कक्षा 2 में आयु वर्ग 7 से 8 वर्ष का है। इसमें लक्ष्यों की बात करें तो देखिए, मौखिक भाषा दोनों क्लासों के लिए कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मौखिक भाषा में ही काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं, इनको रीड कर लिया आप। देखिए, पढ़ना में आप देखेंगे, रीडिंग में देखिए यहाँ पर पढ़ना में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, लिखना की बात करें तो देखिए, राइटिंग में भी यहाँ पर काफ़ी सारे लक्ष्य दिए गए हैं, इनको भी आप अच्छे से यहाँ पर रीड कर लें। और देखिए, यहाँ पर संख्या ज्ञान की बात करें, न्यूमरेसी की, तो देखिए यहाँ पर कक्षा 1 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, कक्षा 2 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, उसको भी आप देख लेंगे। देखिए, इस प्रकार पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं मुख्य जो पॉइंट हैं अकादमिक कार्य योजना 26-27 के। तो देखिए, सत्र 26-27 का संचालन शिवरा पंचांग के अनुसार किया जाएगा। प्रवेशोत्सव की बात करें तो देखिए, इस कार्यालय के आदेश दिनांक 25/3/2026 द्वारा प्रवेशोत्सव के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसके अंतर्गत दिनांक 11/7/2026 तक प्रवेशोत्सव का संचालन किया जा रहा है और प्रवेशोत्सव के दौरान निम्न कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। देखिए, इसमें बात करें तो हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करना, आंगनबाड़ी के कक्षा 1 में प्रवेश योग्य समस्त विद्यार्थियों को विद्यालय में नामांकित करना, हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित किए गए बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करना और नवप्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें, कार्यपुस्तिका आदि शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना। अब देखिए, बात करते हैं कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षण व्यवस्था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनका शिक्षण व्यवस्था किस प्रकार रखनी है। तो बात करते हैं कक्षा 1-2 के लिए। तो देखिए, सत्र के आरंभ में कक्षा 1 के विद्यार्थियों के साथ 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस यानी कि विद्या प्रवेश की कार्यपुस्तिका पर कार्य करवाया जाएगा, जिससे नवप्रवेशित विद्यार्थियों का विद्यालय के साथ सामंजस्य स्थापित हो सके। विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पत्रांक 21 अप्रैल 2026 द्वारा जारी किए गए हैं, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ पाठ्य पुस्तक के अध्यायों पर आधारित पाठ्य योजना अनुसार कार्य किए जाएं। कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए FLN शिक्षण योजना हेतु शिक्षक ऐप का उपयोग करें। शिक्षक ऐप में पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों पर कार्य करने हेतु शिक्षण योजना उपलब्ध की जाएगी। शिक्षक स्वयं भी कक्षा अनुसार अपनी योजना तैयार कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर भी योजना दे रखी है और आप अपने स्तर पर भी योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के विद्यालय नवीन कक्षा में प्रवेश के प्रारंभिक दिवसों में सीखने को रुचिकर बनाने हेतु स्थानीय भाषा और मातृभाषा में संवाद किया जाए। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षण संसाधन जैसे कि एबेल किट, पाठ्य पुस्तक, स्टोरी कार्ड, कार्यपुस्तिकाएँ आदि का गतिविधियों खेल आधारित शिक्षण के दौरान उपयोग सुनिश्चित किया जाए। अब बात करते हैं नवीन पाठ्य पुस्तक की। तो देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए RSCRT उदयपुर द्वारा 4 ब्लॉक पद्धति के आधार पर नवीन पुस्तकें निर्मित की गई है, जिन्हें विद्यार्थियों में विभिन्न कौशल विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कक्षा 3 से 5 के लिए। तो देखिए, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ सत्र आरंभ में बुनियादी कौशलों पर आधारित कार्यपुस्तिकाओं और पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करवाया जाए। विद्यार्थियों को वास्तविक कक्षा स्तर जाने के लिए शिक्षक ऐप पर उपलब्ध CBA के परिणाम को आधार बनाते हुए विषयवार दक्षतावार समूह निर्माण किया जाए
उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि कक्षा 3 से 5 के बच्चे कक्षा 2 के स्तर के सरल पाठ को पढ़ने, तथ्यात्मक प्रश्नों के उत्तर छोटे वाक्यों में देने की क्षमता प्राप्त कर सके। साथ ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य उनकी संख्या ज्ञान यानी कि 0 से 99 तक की समझ को विकसित करना और कक्षा 2 के स्तर की बुनियादी गणितीय संक्रियाओं जैसे कि जोड़, घटाव, मापन के मूल सिद्धांत, पैटर्न जैसी दक्षताओं में निपुण बनाना है। इसके बाद देखिए स्कूल रेडीनेस और उपचारात्मक कार्य पूर्ण होने के पश्चात नियमित पाठ्य पुस्तक शिक्षण कराया जावे। सीबीए के परिणामों के आधार पर कक्षा शिक्षण हेतु कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को समूह बुनियादी स्तर, समूह ब बुनियादी स्तर से ऊपर में वर्गीकरण शिक्षकों को शिक्षक ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों का समूह में वर्गीकरण कक्षा 2 के योगात्मक आकलन 3 यानी कि स्थिति की स्थिति के आधार पर किया जाएगा। कक्षागत समूहवार शिक्षण कार्य के लिए बुनियादी स्तर की कार्य पुस्तिकाएँ, एबेल किट, स्टोरी कार्ड, पाठ्य पुस्तकों का कक्षा शिक्षण में सीखने सिखाने की गतिविधियों में उपयोग किया जाए, यानी कि एबेल किट का आपको पूरा उपयोग करना है। इसके बाद है कि RSCERT उदयपुर के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय की साप्ताहिक शिक्षण योजनाओं को शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विद्यार्थियों की शैक्षिक स्तर का आकलन करते हुए कक्षा कक्षीय गतिविधियों को भी सभी स्तर के विद्यार्थियों के अनुरूप बनाते हुए शिक्षण कार्य करवाए जाए। RSCERT उदयपुर द्वारा कक्षा स्तरीय यानी कि 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं में 30% बुनियादी स्तर और 70% कक्षा स्तरीय दक्षताओं को शामिल किया गया है, जिससे पाठ्य पुस्तिकाओं पर समृद्ध अभ्यास विद्यार्थियों को दिया जा सके। इसके बाद है कि 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं को पाठ्य पुस्तक के पाठों से जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाए गए विषयों का अभ्यास आसानी से कर सके। इसमें हर अध्याय की मुख्य दक्षताओं के अनुसार गतिविधियां और अभ्यास किए गए हैं। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा स्तर से पीछे हैं उनके लिए पूर्व ज्ञान आधारित वर्कशीट और उसी अध्याय से जुड़ी सरल और अतिरिक्त अभ्यास वाली वर्कशीट भी शामिल की गई है, जिससे वे अपने सीखने के स्तर के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद देखिए अकादमिक सत्र में माह जुलाई से ही पाठ्य पुस्तिकाओं एवं कक्षा स्तरीय यानी कि 8 ग्रेड कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से शिक्षण कार्य किया जाएगा, जिसमें एबेल किट, स्टोरी कार्ड और शिक्षक समदर्शिका का समुचित और समन्वित उपयोग किया जाएगा। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु के अनुरूप शिक्षक ऐप पर पाठ के शिक्षण हेतु पाठ्य योजना फ्रेमवर्क तैयार कर शिक्षकों को प्रदान किया जाएगा, जिसके आधार पर शिक्षक अपनी योजना डायरी में शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण कर शिक्षण कार्य करेंगे। शिक्षक ऐप पर उपलब्ध करवाए जा रहे शैक्षणिक संसाधनों यथा पाठ्य योजना फ्रेमवर्क, शिक्षक समदर्शिका, वीडियो कंटेंट इत्यादि का उपयोग करते हुए शिक्षण अधिगम करवाया जाए। RSCERT पोर्टल पर कक्षा 1 से 8 की कक्षाओं हेतु उपलब्ध आकलन प्रश्नों का अभ्यास भी किया जाए। इसके बाद देखिए पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत दिए गए दोहरान कार्य को अनिवार्यतः विद्यार्थियों के साथ करवाया जाए। शिक्षण के बाद सतत रूप से आकलन अनिवार्यतः लिया जाना है। विद्यार्थी की प्रगति इंद्राज की जानी है। विद्यार्थियों द्वारा समय समय पर किए गए सृजनात्मक कार्य, शैक्षिक कार्य, अभ्यास कार्य, आकलन पत्र, रचनात्मक योगात्मक CBA पत्रों का संधारण विद्यार्थी पोर्टफोलियो में किया जाए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि विद्यार्थी जो भी वर्ग करता है उसका संधारण आपको विद्यार्थी पोर्टफोलियो में करना है। ये कक्षा 1 से 5 के लिए हैं। विद्यार्थियों में पठन संस्कृति और पठन कौशलों के विकास हेतु पठन कालांश का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही प्रार्थना सभा में उपलब्ध संसाधनों जैसे अखबार, कहानी की किताबें, पाठ्य पुस्तकों की कहानी आदि से विद्यार्थियों द्वारा पठन किया जाए, जिससे उसमें पढ़ने के प्रति आत्मविश्वास विकसित हो। इसके बाद देखिए सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों के अभिभावकों हेतु निपुण कैलेंडर का वितरण किया जाएगा, जिसमें शामिल गतिविधियों का आयोजन कर अभिभावकों के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थी समग्र प्रगति पत्रक के रूप में विद्यार्थियों को सत्र के उपरांत सभी विषयों की उपलब्धियों को ग्रेड के रूप में समेकित करते हुए HPC यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षण व्यवस्था की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों में चिंतन कौशल और समस्या समाधान कौशल का विकास करने के लिए कक्षा स्तरीय दक्षताओं पर आधारित पाठ्य पुस्तकों पर कार्य करवाना, पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की गहरी समझ तथा विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय कौशलों के विकास हेतु योजनाबद्ध तरीके से गतिविधि आधारित अधिगम कराना, विद्यार्थियों में स्व अभिव्यक्ति, रचनात्मकता, संचार कौशल इत्यादि के संवर्धन हेतु शैक्षिक व शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करना, कार्य पुस्तिकाओं तथा पाठ्य पुस्तकों की पठन सामग्री के संबंध को समझते हुए कक्षा शिक्षण करवाना। यह कक्षा 6 से 8 की शिक्षण व्यवस्था रहेगी। देखिए अकादमिक योजना में एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, देखिए पठन कालांश और पुनरावृत्ति कालांश। तो देखिए कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन 7वें कालांश का उपयोग पठन कालांश यानी कि रीडिंग पीरियड के रूप में किया जाए और गणित, हिंदी, अंग्रेजी के लिए एक कालांश प्रति सप्ताह का उपयोग पुनरावृत्ति हेतु
किया जाए। ये भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन 7वें कालांश में आपको पठन कालांश यानी कि रीडिंग पीरियड रखना है। इसके बाद देखिए आकलन की बात करें तो देखिए विभिन्न परक परीक्षा, योगात्मक आकलन, दक्षता आधारित आकलन के निर्देश, सत्र पर्यंत आकलन हेतु परक परीक्षाओं के निम्नानुसार आयोजन किया जाएगा। इसमें देखिए बात करते हैं कक्षा 1 से 2 के लिए तो शिवरा पंचांग के अनुसार आपको आकलन लेना है। कक्षा 3 से 5 की बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आकलन के प्रकार, आधार, टाइमलाइन और विविध यहाँ पर दे रखा है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ORF अंग्रेजी बेसलाइन की। तो जो अंग्रेजी का बेसलाइन ORF हुआ था ये मई 2026 में आयोजित हो चुका है, जैसा कि आपने करवाया भी है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर देखिए ORF हिंदी बेसलाइन दे रखा है। ये 10 से 12 अगस्त 2026 को आयोजित करवाया जाएगा। ये संभावित टाइमलाइन यहाँ पर बताई गई है। हो सकता है बाद में इसमें कोई भी चेंजेज वगैरह होता है तो आपको अलग से नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद देखिए आधार रेखा आकलन बेसलाइन की बात करें तो गत सत्रों की दक्षताओं पर आधारित जुलाई माह में ही आपको आधार रेखा आकलन यानी कि बेसलाइन ले लेना है। योगात्मक आकलन यानी कि 1 ऐसे 1 शीशे के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार आपको जो है लेना है, जिसमें शिवरा पंचांग के अनुसार अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में आपको ऐसे 1 लेना है। 3 से 5 की मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए पाठ्यक्रम की बात करें तो 45% पाठ्यक्रम आपका पूरा हो जाना चाहिए। AI आधारित दक्षता आकलन यानी कि जो CB है अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषयों के लिए होगा। इसमें देखिए तो AI आधारित दक्षता आकलन 1 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर ये जो है CBA 1 होगा, अंग्रेजी, गणित, हिंदी विषय में होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए ऐसे 2 योगात्मक आकलन 2 ये शीशे के जो बिंदु संख्या 11 के टूल के अनुसार होगी। देखिए इसमें शिवरा पंचांग के अनुसार नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में ये आपको ऐसे 2 लेना है, जो भी यहाँ पर टाइमलाइन बताई गई उसके अकॉर्डिंग। और देखिए 35% पाठ्यक्रम आपका पूरा हो जाना चाहिए। इसके बाद देखिए ORF अंग्रेजी एंडलाइन की बात करें तो देखिए दोबारा यहाँ पर अंग्रेजी का एंडलाइन आकलन होगा जो 7 से 10 दिसंबर 2026 को होगा। इसके बाद देखिए ORF हिंदी एंडलाइन भी होगा, वो होगा 14 से 17 दिसंबर 2026 तक होगा। यानी कि अब ORF अंग्रेजी हिंदी दोनों में होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन 3 यानी कि ऐसे 3 और AI आधारित आकलन दक्षता आकलन 2 यानी कि अंग्रेजी, हिंदी, गणित विषय में होगा। तो देखिए ये कब होगा तो देखिए शीशे के विभिन्न टूल बिंदु संख्या 11 के अनुसार AI आधारित दक्षता आधारित आकलन 2 के लिए निर्धारित दक्षताओं के अनुसार होगा। और शिवरा पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च 2027 यहाँ पर ध्यान रखिए ये डेट दे रखी हैं। और 20% पाठ्यक्रम और कक्षा 3-4 के लिए, कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा यानी कि कक्षा 3-4 के लिए तो 20% पाठ्यक्रम रहेगा और 5 के लिए बोर्ड परीक्षा होगी। उनके यहाँ पर ऐसे 3 और ये जो CBA आधारित आकलन है ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं कक्षा 6 से 8 की। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परीक्षाओं की बात करें तो प्रथम परक तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार मई में आयोजित किया जाएगा, जैसा कि आपने ले भी लिया होगा। और देखिए ORF अंग्रेजी बेसलाइन मई में आयोजित किया गया, ये भी हो चुका है। इसके बाद देखिए ORF हिंदी बेसलाइन की बात करें तो ये देखिए 10 से 12 अगस्त 2026 यहाँ पर टाइमलाइन दे रखी है। द्वितीय परक की बात करें तो शिवरा पंचांग के अनुसार 17 से 19 अगस्त 2026 के बीच होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा और AI आधारित दक्षता आधारित आकलन तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 15 से 29 अक्टूबर होगा, जिसमें देखिए कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित हेतु 20 अंक का AI आधारित दक्षता आकलन होगा और 50 अंक की परीक्षा होगी। और कक्षा 6 से 8 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 17 अंक की परीक्षा होगी। शेष कक्षाओं विषयों में पूर्वत अंक विभाजन रहेगा। तृतीय परक भी यहाँ पर होगा। तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 17 से 19 दिसंबर के बीच तृतीय परक आपको लेना है। और ORF अंग्रेजी का एंडलाइन है तो वो देखिए 7 से 10 दिसंबर 2026 और ORF हिंदी एंडलाइन है तो देखिए 14 से 17 दिसंबर 2026 तक ये ORF हिंदी एंडलाइन होगा। अब देखिए वार्षिक परीक्षा की बात करते हैं और AI आधारित दक्षता आकलन 2 यानी कि CBA 2 तो देखिए शिवरा पंचांग के अनुसार 8 से 20 मार्च 2027 को आपको लेना होगा। और कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के 20 अंक का AI आधारित दक्षता आकलन और 50 अंक की परीक्षा होगी। और कक्षा 6-7 के लिए अंग्रेजी, गणित, हिंदी के अतिरिक्त शेष विषयों में पूरे 100 अंक की परीक्षा होगी। शेष कक्षाओं विषयों में पूर्वत अंक विभाजन रहेंगे और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पर इस प्रकार पूरी जानकारी रहेगी। इसके बाद देखिए जो 7वां बिंदु है काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए इसमें बात करते हैं क्लस्टर कार्यशाला की। तो देखिए इस वर्ष 2 क्लस्टर स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इस सत्र में एक कार्यशाला अगस्त माह में और दूसरी कार्यशाला दिसंबर माह में आयोजित की जाएगी, जिसके विस्तृत दिशा निर्देश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा प्रत्यक्ष से जारी किए जाएंगे। और क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाएँ शिक्षकों को क्षमता संवर्धन और अकादमिक सम्मेलन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इन कार्यशालाओं में दक्ष प्रशिक्षक KRP SRG डाइट सदस्यों द्वारा शिक्षकों की चुनौतियों के निराकरण हेतु कार्य किया जाएगा और शिक्षक आपस में अपने अनुभवों से एक दूसरे का क्षमता संवर्धन कर सकेंगे। और इन क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं की तैयारी में डाइट संकाय के सदस्य दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। और इन क्लस्टर स्तरीय कार्यशालाओं के माध्यम से शिक्षकों को FLN के लक्ष्यों को पूरा करने की कार्ययोजना समझने में मदद मिलेगी और शिक्षक के विभिन्न आयामों विविध विधियों द्वारा बच्चों की अधिकतम भागीदारी के प्रयास सीखना, रचनात्मक योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए समझ विकसित करना रहेगा। इसके बाद देखिए बात करते हैं प्रकट 3.0, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रकट 3.0, ध्यान दें रीडिंग प्रमोशन कैंपेन प्रकट 3.0 शैक्षणिक वर्ष 26-27 के लिए एक रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम है। ये 15 अगस्त से 30 नवंबर 2026 तक चलने वाली गतिविधियों की श्रृंखला है। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान MSRA के तृतीय चरण के रूप में ये पहल विद्यालय और समुदाय स्तर पर पूरे पठन संस्कृति को विकसित करना और उसे बनाए रखने पर केंद्रित हैं। साथ ही इसमें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत और धारा प्रवाह पठन के साथ पढ़कर समझना शामिल है। ये कैंपेन सामुदायिक सहभागिता और शैक्षिक उत्कृष्टता के आधार पर केंद्रित है। इसकी विस्तृत गाइडलाइन अलग से उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि प्रकट 3.0 को लेकर जो विस्तृत जानकारी है वो बाद में आएगी। यानी कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, ये जो तारीख है 15 अगस्त से 30 नवंबर इस बीच में ये चलने वाला है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए मेगा PTM की बात करें तो वर्तमान शैक्षिक सत्र में शिवरा पंचांग के अनुसार 26-27 के अनुसार शिक्षक अभिभावक बैठक PTM की 3 बैठकें अग्रांकितानुसार आयोजित हैं। देखिए 3 बैठकें कौन कौन सी हैं। देखिए 16 मई 2026 शनिवार को, 21 नवंबर 2026 शनिवार को और 16 जनवरी 2027 शनिवार को मेगा PTM के दौरान प्रार्थना सभा में अभिभावकों की भागीदारी, विद्यार्थियों द्वारा पठन गतिविधियों का प्रदर्शन और विद्यार्थियों के सीखने के स्तर पर चर्चा, शिक्षण सामग्री, पुस्तकालय गतिविधियाँ, पठन कालांश की गतिविधियों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आकलन के परिणामों पर चर्चा कर सीखने में सहयोग और आगामी बैठक की योजना तैयार करना आदि कार्य किए जाएंगे। यानी कि जो मेगा PTM होगी उनमें ये सभी कार्य आपको करना है। इसके बाद देखिए निपुण मेला, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए निपुण मेला एक नवाचारी गतिविधि के रूप में आयोजित किया जाना है और निपुण मेले का आयोजन प्रत्येक विश्वविद्यालय स्तर पर 16 जनवरी, ध्यान दें 16 जनवरी 2027 मेगा PTM के साथ आयोजित किया जाएगा। और निपुण मेला FLN आधारित थीम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। निपुण मेले में विद्यार्थियों, मेंटर, शिक्षकों के समन्वय से गतिविधियों की स्टॉल लगाई जाएगी, जहां बच्चों के स्तर के अनुसार खेल गतिविधियां आयोजित की जाएगी। और प्रकट 3.0 में किए गए रचनात्मक कार्यों और पठन गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और आयोजित गतिविधियों के साथ क्षेत्रीय परिवेश में लोकप्रिय खेलों, स्थानीय कहानियों और बाल गीतों को शामिल किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद देखिए हमारे दायित्व, यानी कि शिक्षक के रूप में, संस्था प्रधान के रूप में, PO के रूप में क्या क्या आपके दायित्व हैं। तो देखिए अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षक के रूप में आपका दायित्व की बात करें तो बालक बालिकाओं का निर्धारित समय पर आधार का पदस्थापन मूल्यांकन कर दर्ज किया जाए। अध्यापक योजना डायरी में पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु दक्षता आधार पर शिक्षण योजना बनाकर बच्चों के साथ कार्य करें और निर्देशानुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियमित रूप से नियोजन कर आकलन करें। FLN के निर्धारित लक्ष्यों जैसे कि मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान कौशलों के निरंतर अभ्यास करवाए जाए। सहायक सामग्री के रूप में एबेल किट, स्टोरी कार्ड, पाठ्य पुस्तक, कला किट सामग्री आदि का यथासमय उपयोग किया जाए। विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिकाओं में नियमित रूप से अभ्यास कार्य करवाया जाए और नियमित रूप से जांच कर फीडबैक भी प्रदान किया जाए। मौखिक चर्चाओं के दौरान बच्चों की स्थानीय भाषा का समुचित उपयोग करें और शिक्षक ऐप का प्रदत्त निर्देशानुसार नियमित रूप से उपयोग किया जाए। इसके बाद देखिए योगात्मक आकलन के पश्चात विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का पोर्टल पर इंद्राज भी किया जाए। PTM में विद्यार्थियों की प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा किया जाए और अभिभावकों को निपुण कैलेंडर पर समुदाय बैठकों और गृह विजिट के दौरान प्रशिक्षित किया जाए और दक्षता आधारित आकलन की OCR को निर्धारित अवधि में ऐप पर अपलोड करना, ये भी यहाँ पर शिक्षक का महत्वपूर्ण दायित्व बताया गया है।
इसके बाद देखिए बात करते हैं संस्था प्रधान के रूप में दायित्व, यानी कि जो संस्था प्रधान है उनके क्या दायित्व है। तो देखिए प्रवेश के साथ ही शालाध्यापन पर विद्यार्थियों के प्रपत्र 5, 7, 9 पूर्ण करना और समय समय पर वांछित अध्ययन करना। सत्र आरंभ में ही शालाध्यापन पर कक्षाध्यापक विषयाध्यापक मैपिंग पूर्ण करना और समय समय पर वांछित अध्ययन करना। इसके बाद देखिए निश्चित समय पर समस्त विद्यार्थियों को कार्य पुस्तिका निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित करना। अध्यापक की शिक्षण योजना डायरी का अवलोकन कर अनिवार्य रूप से फीडबैक प्रदान करना। पोर्टफोलियो को साप्ताहिक अपडेट करवाना। सतत रचनात्मक आकलन की नियमित दर्ज करना और एसएमसी अभिभावक शिक्षक की बैठकों में अभिभावकों से विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति साझा करना। शिक्षकों को शिक्षण कार्य में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करवाने के लिए डाइट द्वारा चयनित अकादमिक समूह दक्ष प्रशिक्षकों और जिले के डीएजी डीसीए कमेटी से सहयोग प्राप्त करना और गतिविधि के अंतर्गत शिक्षकों द्वारा किए जा रहे कार्यों में सहयोग मार्गदर्शन प्रदान करना और विद्यार्थियों की कार्यपुस्तिका अभ्यास की प्रभावी मॉनिटरिंग करना। ये यहाँ पर मुख्य कार्य हैं। इसके बाद देखिए पीओ इश्यू के रूप में भी बात करें तो देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु परिक्षेत्र के शिक्षकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठक आयोजित की करना। अधीनस्थ समस्त विद्यालयों में नियमित रूप से शिक्षण गतिविधियों का क्रियान्वयन करवाना। क्लस्टर कार्यशालाओं के आयोजन होने पर संबंधित विषयाध्यापकों की उपस्थिति एवं भागीदारी 100% सुनिश्चित करना और शिक्षकों से क्लस्टर कार्यशाला के पश्चात प्रतिवेदन आवश्यक रूप से प्राप्त करना। और लास्ट में देखें तो क्लस्टर कार्यशालाओं के दौरान शिक्षकों के कक्षा शिक्षण संबंधी समस्याओं एवं उनके क्षमता संवर्धन हेतु कार्य योजना तैयार करना और इसकी क्रियान्वित करवाना। ये पीओ इश्यू के रूप में कार्य रहेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ब्लॉक और जिला स्तरीय अधिकारियों के भी दायित्व बताए गए हैं, जिनको भी आप चाहे तो यहाँ पर रीड कर सकते हैं। देखिए ये थे साथियों यहाँ पर सत्र जो है 26-27, इसकी पूरी अकादमिक कार्य योजना क्या है, यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए क्या कार्य योजना है, 6 से 8 के लिए क्या कार्य योजना है, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, एपीएलएन के लक्ष्य हो या आकलन जो करवाना है, कौन कौन से आकलन होंगे, ओआरएफ हो, सीबीए हो या ऐसे एग्ज़ाम हो या जो परक परीक्षाएँ हैं, वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षाएँ, पूरी जानकारी। साथ ही यहाँ पर शिक्षकों और संस्था प्रदान के पीओ की क्या क्या दायित्व है, सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।